वीरपुर के गांव में रामू अपनी पत्नी माला के साथ रहा करता था। रामू और माला की 2 साल की बेटी थी। जहां रामू अपनी बेटी पूजा को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था, वहीं माला अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? बहुत तेज प्यास लगी है, जरा पानी तो लेते आना। जी अभी लेकर आती हूँ। माला अपनी 2 साल की बेटी पूजा को खाट पर बैठाकर अपने पति रामू के लिए पानी लाने जाती है। तब पूजा खाट से गिर पड़ती है और जोर जोर से रोने लगती है। रामू वहीं पूजा को नीचे गिरा हुआ देखकर और रोते हुए देखकर देखता ही रहता है। अजी लीजिए। अरे आपको दिख नहीं रहा, बच्चा गिर गया है और रो रहा है, लेकिन आपको इतना भी नहीं होता कि उसे उठा ही दूं। कितने निर्दयी बाप हो आप। मैंने तुम्हें कहा था ना, किसे मार दो, मुझे बेटी नहीं चाहिए। इस गरीबी में बेटी को पाल सकूं ना, इतना पैसा नहीं है मेरे पास। ऊपर से जब बड़ी होगी तो शादी ब्याह में खर्चा होगा, वो अलग। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बेटियां तो सौभाग्य से मिलती हैं और आप ऐसी बातें करके ठीक नहीं कर रहे हैं। कल ना मुखिया के खेतों में काम करने जाना है, तो समय से उठ जाना। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं इसे छोड़कर कहीं जा नहीं सकती और खेतों में इतनी तेज धूप होती है, मैं इसे लेकर कैसे खेत आ सकती हूँ? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे बेटा चाहिए, और तुम मुझे बेटा तो दे नहीं पाई और एक बेटी दे दी और कहती हो इसे मैं पालूं। मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे माफ करो। रामू को अपनी बेटी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। रामू और माला के बीच उसकी बेटी को लेकर आए दिन बहस होती। अब अगले दिन सुबह रामू अपनी पत्नी को उठाता है और उसे खेत में चलने के लिए कहता है। अच्छा सुनो, मैं खेतों में जा रहा हूँ और तुम ना समय से खेत पे आ जाना, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। जी ठीक है, मैं समय पर आ जाऊंगी, बस पूजा को थोड़ा दूध पिला दूं। रामू के जाने के कुछ देर बाद माला भी खेतों के लिए निकल पड़ती है। माला की गोद में उसकी 2 साल की बेटी पूजा थी और वो पूजा को खेत में ले जाकर एक कोने में बैठा देती है और सब्जियां तोड़ने लग जाती है। पूजा भी बैठी वहीं पर खेलने लगती है। देख रही हो कितनी तेज धूप है, इसे घर के अंदर बंद करके आती ना, क्या जरूरत थी इसे लाने की? अगर आप अपनी ही बच्चे के लिए अच्छा सोच नहीं सकते तो गलत भी क्यों बोलते हैं? हर वक्त बस मुझे और मेरी बेटी को जलील करने की आदत हो गई है आपको। अरे बेटा होता तो आपका नाम रोशन करता, जैसे आप अपने माँ बाप का कर रहे हैं। तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही है? अच्छा होगा कि तुम अपने काम पे ध्यान दो। कुछ देर बाद रामू और माला खेतों से सब्जियां तोड़ लेते हैं। रामू कुछ सब्जियां ले जाते हुए माला से कहता है। मैं इन सब्जियों को ना मुखिया जी के घर पहुंचा कर आता हूँ, बाकी की सब्जी ना टोकरी में भर के ना तुम मुखिया जी के घर पहुंचा देना। लेकिन मैं इतनी सब्जियाँ और पूजा को कैसे संभालूंगी अकेले? मुझे नहीं पता है और ना ही मुझे मतलब है कि तुम अपनी बेटी को कैसे संभालोगी, लेकिन खबरदार सब्जियों को अकेले छोड़ के मत जाना। रामू तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन माला बाकी की बची हुई सब्जियों को टोकरी में भरकर सर पर ले आती है, लेकिन वो अपनी बेटी को उठा नहीं पा रही थी। अरे अगर इस टोकरी को नीचे रखा और फिर पूजा को उठाया तो ये टोकरी वापस उठा नहीं पाऊंगी मैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं पूजा को गोद में कैसे लूं? एक बार में मैं एक ही चीज को उठा सकती हूँ। ये सोचकर माला अपनी बेटी को वहीं पर छोड़कर भागी भागी मुखिया के घर सब्जी पहुंचाने के लिए चली जाती है और इधर पूजा खेतों में अकेली किसी को ना पाकर रोने लगती है। तभी गाय की नजर रोती हुई बच्ची पर पड़ती है और वो उस बच्ची के पास जाती है। बच्ची भी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, लेकिन अब जैसे तैसे गाय नीचे बैठकर उस बच्ची को अपनी पीठ पर बैठा लेती है और जंगल की तरफ निकल पड़ती है। इधर अब माला अपनी बेटी को लेने वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी वहाँ पर होती ही नहीं। अरे मेरी बेटी कहाँ चली गई? कहीं मेरी फूल सी बेटी को कोई उठा तो नहीं ले गया? इतना बोलकर माला रोने लगती है और रोते हुए अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन पूजा उसे कहीं नहीं मिलती। जब माला घर पर आती है और अपने पति रामू को सारी बातें बताती है तो रामू अपनी बेटी के खो जाने पर बहुत खुश होता है। चलो अच्छा है, भला खुद ही टल गई, मुझे तो वैसे भी बेटी नहीं चाहिए थी। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको भले ही बेटी ना चाहिए हो, लेकिन आप ये सही नहीं कर रहे हैं। चलिए मेरे साथ पूजा को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। तुम पागल हो क्या? मुझे तो बेटी चाहिए ही नहीं थी, तो मैं क्यों ढूंढने जाऊं? अब तक तो कोई जंगली जानवर खा चुका होगा उसे। अजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? शुभ शुभ बोलिए ना, मेरी बच्ची ना जाने कहाँ होगी। हे प्रभु, मेरी बच्ची की रक्षा करना। माला अपनी बेटी को पूरे गांव में ढूंढ लेती है, लेकिन पूजा उसे कहीं भी नहीं मिलती। अब ऐसे में माला बहुत उदास हो जाती है और रोने धोने लगती है।
वहीं दूसरी तरफ गाय पूजा को अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल की सैर करा रही होती है। अरे माला बहन, क्या बात है? सुबह से तुम्हारे घर में झगड़े, रोने धोने की आवाज ही आ रही है। सब ठीक तो है ना? नहीं रज्जो भाभी, कुछ भी ठीक नहीं है। आज मैं मुखिया के खेतों में काम करने गई थी अपनी 2 साल की बेटी पूजा को लेकर। मैं नीचे बैठकर काम करने लगी और जब मैं सब्जियां डालने उसे खेत में अकेला छोड़कर मुखिया जी के घर पर गई, तब तक मेरी बच्ची खेत से गायब हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है उसे कौन ले गया, कहाँ गई मेरी बच्ची। अरे बाप रे बाप, माला बहन ये कैसी बातें कर रही हो आप? मुझे तो खाना पीना पानी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। उसके बगैर मैं न जाने कैसे जी पाऊंगी अपनी बेटी के बिना। अरे माला बहन, 2 दिन पहले मेरी गाय भी खूंटा तोड़कर भाग गई थी। मैं भी उसे ही ढूंढ ढूंढ कर परेशान हूँ, लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रही। कहीं गांव में कोई चोरी चकारी तो नहीं कर रहा? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि मेरी गाय को कोई चुरा ले गया। हो सकता है कोई तुम्हारी बेटी को अकेला पाकर उठा ले गया हो। इस बात को अब करीब 4 से 5 दिन बीत जाते हैं और इन दिनों में माला ने अपने मुंह में अन्न का एक दाना नहीं डाला था। वहीं रामू जो 2 समय का खाना खाता था, वो खुशी से 3-4 टाइम खाना खा रहा था, क्योंकि उसे तो कभी अपनी बेटी चाहिए ही नहीं थी। अरे वाह वाह, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया तुमने, दिल खुश हो गया। लेकिन तुम मुंह बनाकर क्यों बैठी हो? अरे कुछ खा लो, कई दिनों से खाया नहीं है तुमने कुछ। आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि आप कितने खुश हैं। आपको तो 4 टाइम का खाना मिल रहा है, खाइए और खुश रहिए, लेकिन मुझे जीने दीजिए। अरे भाग्यवान, जाने वाले को कौन रोक सकता है। रामू अपनी पत्नी से कह ही रहा होता है, तभी वहाँ रज्जो पूजा को गोद में लिया जाती है। हाँ भाई साहब, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता है और ना ही आने वाले को कोई रोक सकता है। क्यों? सही कहा ना माला? मेरी बच्ची पूजा, तू कहाँ थी? रज्जो भाभी ये आपको कहाँ मिली? मेरी बच्ची, मेरी जिगर का टुकड़ा, कहाँ थी तू? अरे भाभी, मेरी बसंती ने तो कमाल कर दिया। मेरी बसंती अपने पीठ पर बैठा कर लाई है। लगता है भगवान ने आपकी सुन ली। आपकी बेटी के साथ साथ मेरी बसंती को भी मुझे लौटा दिया। क्या बात कर रही हैं आप रज्जो भाभी? बसंती ने पूजा को ढूंढा है? हे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। होने को तो कुछ भी हो सकता है माला बहन, लेकिन अंत भला तो सब भला। आपको आपकी पूजा मिल गई और मुझे मेरी बसंती, और क्या ही चाहिए। सही कह रही हैं आप भाभी। आप भी अपनी बसंती को कितने दिनों से ढूंढ रही थी और मेरी पूजा भी कई दिनों से लापता थी। इसका मतलब उस दिन खेत से बसंती ही मेरी बेटी को ले गई थी। जहाँ माला अपनी बेटी को पाकर खुश होती है, तो वहीं रामू का खून जल रहा था। आखिर वो वापस क्यों आ गई? लेकिन बेटियां तो देवी का रूप होती है, उन्हें ना चाहकर भी उनकी माँ से अलग नहीं किया जा सकता। जिस तरह कई दिनों तक गाय पूजा की माँ बनी रही, उसी तरह माला अपनी बेटी से दूर कैसे रह सकती थी। कार्तिक आए दिन अपनी नौकरी छोड़कर घर में पड़ा रहता था, क्योंकि वह बहुत आलसी था, जिसके चलते वो किसी भी नौकरी में 1 हफ्ते से ज्यादा रुक नहीं पाता था। सुबह के 9 बजे वो आराम से बैठा मोबाइल में गेम खेल रहा होता है। तभी पायल वहाँ आती है। क्या जी, आप इतने आराम से बैठे फोन में गेम खेल रहे हो? काम पर कौन जाएगा? मैं? तुम तो हमेशा काम काम काम। अरे तुम्हें काम के अलावा कुछ दिखता नहीं है क्या? आज तक ऐसा कोई दिन नहीं गया जब तुमने ये कहा हो, सुनिए जी, आप ना आज काम पे मत जाइए, आप बस आराम कीजिए, हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के बातें करेंगे। बोला है कभी? ये तो जब कहूँ ना, जब आप मुझे घर में दिखाई ना दे, लेकिन जब आप आए दिन घर में ही दिखाई देते हो तो घर में रुकने वाली क्या ही बात बोलूं। अच्छा, तो तुम मुझे आलसी समझती हो? समझने की जरूरत ही नहीं है जी, आप आलसी हैं और इतने आलसी हैं, आपको अपनी कमजोर बीवी पर तरस भी नहीं आता है कि बेचारी इतनी कमजोर है कि मैं इससे ज्यादा काम न करवाऊं। क्या कहा तुमने? तुम कमजोर हो? अरे ओ, खाती मुझसे ज्यादा हो और ताकत इतनी है ना कि 4 पहलवान को पटक दोगी उठा के। यही बोलकर और समझकर आपने मुझे काम करने वाली मशीन समझ लिया है। अब ये सब छोड़िए और जल्दी से तैयार हो जाइए, आपके ऑफिस का टाइम हो रहा है। ऑफिस? कौन सा ऑफिस? मेरी छुट्टी है आज। इसका मतलब आपने फिर से नौकरी छोड़ दिया ना? हाँ, वो बॉस अच्छा नहीं था। जब देखो तो हमेशा कहता था ये काम करो वो काम करो, और सैलरी उतनी देता नहीं था जितना वो काम करवाता था, तो छोड़ दिया। क्या करूँ मैं आपका? 1 महीने में ये आपकी 20वीं जॉब थी जो आपने छोड़ दी। अब मैं अपने पापा को क्या जवाब दूंगी
कितनी मुश्किल से मैंने उनसे कहकर आपकी जॉब लगवाई थी। यार मिल जाएगी नई जॉब, टेंशन किस बात की है? क्यों ले रही होता टेंशन? आप ना चुप ही रहिए और मुझसे बात मत करिए अब। पायल गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। दिन बीतते हैं और बीतते दिनों के साथ पायल की सेविंग्स खत्म हो रही थी। आगे घर कैसे चलेगा, उसे इस बात की चिंता खाई जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक पूरे दिन नौकरी देखने के बहाने अपने दोस्तों के साथ घूमता और रात में खाना पीना खाकर सो जाता। उसका ये आलसपन देखकर पायल का हमेशा खून जलता रहता था। एक दिन कार्तिक फोन पर बातें कर रहा था, तभी उसके पास पायल जाती है। ये क्या किया तुमने? हाँ, तुम्हें पता है कितनी जरूरी बात कर रहा था मैं। तुम्हारा दिमाग क्या दिन पर दिन खराब होता जा रहा है? दिमाग मेरा नहीं, आपका खराब होता जा रहा है। इसलिए जिस उम्र में आपको घर चलाने की चिंता होनी चाहिए, उस उम्र में खा पीकर औरतों की तरह घर में पड़े रहते हो आप। अच्छा, मैं अगर 4 दिन घर में बैठ गया तो तुम मुझे खाने का ताना दे रही हो? एक बात भूल गई, बाकी दिनों में खाने का पैसा कौन लाके देता था? और अभी तक जो पैसा चल रहा है ना, वो मेरे है। मैंने आपको ये नहीं बोला है कि आप काम नहीं करते हो, लेकिन आप सच में आलसी हो। 4 दिन में ही थक जाते हो और अच्छी खासी नौकरी छोड़कर घर में बैठ जाते हो। अगर मैं आपकी जिंदगी पढ़ी लिखी होती ना, तो पता नहीं क्या ही करती। तुम तो ये बोलो ही मत, बिना दवाई के एक दिन खरी तो हो नहीं पाती तुम, और मुझे आलसी बता रही हो। फिर भी काम तो सारा मैं ही करती हूँ ना। आप तो मदद करने के लिए भी नहीं आते हो कि मेरी बीबी कमजोर है तो मैं इसका थोड़ा सा ध्यान ही रख लूं। मुझे पता है क्या लगता है कि मैं घर आके गलती करता हूँ। घर आते ही तुम्हारी ये कच 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 शुरू हो जाती है। मजबूर आप ही करते हो। सारी सेविंग खत्म हो गई है और कुछ दिनों में आपने जॉब नहीं ढूंढी ना, तो शायद हमारे पास खाने के लिए भी कुछ ना बचे। तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, मैं सब देख लूंगा। तुम अपने काम से काम रखो। कार्तिक इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। दिन गुजरते हैं, लेकिन कार्तिक के आलसपन में कोई सुधार नहीं आता, ना ही उसे अपने किसी जिम्मेदारी का एहसास होता है। लेकिन पायल अब उससे लड़ना छोड़ देती है और खुद ही अपने लायक काम ढूंढना शुरू कर देती है। एक दिन वो बाहर से आ ही रही होती है, तभी अचानक से उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर गिरने वाली होती है। तभी उसकी पड़ोसन कमला वहाँ आती है और उसे गिरने से बचा लेती है। क्या हुआ बहू, तू ठीक तो है ना? जब तू जानती है कि तू कमजोर है तो बाहर जाने की क्या जरूरत है? अपने आलसी पति को बोल दिया कर काम करने को। आंटी जी, आपसे तो कुछ भी नहीं छिपा है। आप तो सब जानती है, जब उनसे नौकरी ठीक से नहीं होती है तो बाकी काम ही क्या करेंगे वो। मतलब उसने फिर से नौकरी छोड़ दी? हाँ आंटी जी, काफी समय हो गया उनको नौकरी छोड़े हुए, लेकिन उन्हें कोई फिक्र नहीं है। कुछ दिन और ऐसे ही चलता रहा ना, तो हमें भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। तो तू उसे समझाती क्यों नहीं? ऐसे आलस करके कब तक जीवन चलेगा? तू अकेली क्या करेगी? वैसे ही इतनी कमजोर है तू। आंटी जी, मैंने उन्हें हर तरीके से समझा कर देख लिया, गुस्से से, प्यार से, लड़ाई से, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। कुछ बोलो तो सिर्फ हम दोनों के बीच में लड़ाई ही होती है। इसलिए अब मुझे उनसे कुछ भी नहीं कहना है। अगर आपके पास मेरे लायक कोई नौकरी है तो बता दो आंटी। नौकरी तो है, लेकिन तू घर और बाहर दोनों कैसे संभालेगी? तू बहुत कमजोर है बहू। आंटी जी, जब ये मेरे पति को नहीं दिखाई दे रहा तो मैं क्या करूं? जब तक जान होगी लड़ूंगी। ठीक है, तो फिर कल से तू भी मेरे साथ उसी फैक्ट्री में चल जहाँ मैं पैकिंग का काम करती हूँ। सैलरी भी ठीक है और ओवर टाइम भी मिलता है, वो भी डबल। धन्यवाद आंटी जी। पायल इतना कहकर अपने घर के अंदर आ जाती है और कमला अपने घर चली जाती है। अगले दिन से पायल जल्दी उठकर घर का सारा काम खत्म करके अपनी पड़ोसन के साथ फैक्ट्री में काम करने के लिए निकल जाती है। दिन गुजरते हैं और बीतते दिनों के साथ पायल बाहर काम करके अपने घर का खर्चा तो चला ही लेती है, लेकिन दिन रात काम करने की वजह से वो अपनी कमजोरी को बढ़ाती जा रही थी। तभी एक दिन कार्तिक उसे बोलता है, आजकल तुम रहती कहाँ हो? दिखाई तो देती नहीं। चलिए, भगवान का शुक्र है आपने मुझसे ये बात पूछी तो सही। ये क्या बात हुई? अब पूछा है तो ताना मार रही हो, नहीं पूछता हूँ तो बोलती हो चिंता ही नहीं करते। अब तुम बताओ कि मैं क्या करूँ? आपने कहीं जॉब पता करी?
बात करी किसी जॉब के बारे में? हाँ, उसी में लगा हूँ। 1-2 लोगों से बात भी की है। जैसे ही कुछ होता है बताता हूँ। कोई भी इंसान इतना आलसी और लापरवाह कैसे हो सकता है? पूरे दिन सोते रहते हैं और बोल रहे हैं काम देखता हूँ। अब क्या सोचने लग गई? कहीं मन में गालियाँ तो नहीं दे रही मुझे? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। रसोई में आपके लिए खाना निकाल रखा है, खा लीजिए। मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। तुम औरतों के पास काम ही क्या होता है सिवाय आराम करने के अलावा? घर का काम खत्म होते ही बिस्तर पे पड़ जाती हो और कहती हम बहुत काम करते हैं। पहले कपड़े धो जाके मेरे, और हाँ, प्रेस भी कर देना, इंटरव्यू के लिए जाना पड़ सकता है। अपने पति की बात सुनकर पायल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में सारे कपड़े वॉशिंग मशीन की जगह हाथों से धुलने बैठ जाती है, जिसमें उसे बहुत समय लग जाता है। उसके बाद वो सारे कपड़े प्रेस करती है। सोते सोते उसे बहुत टाइम हो जाता है और सुबह उठकर फिर से घर के कामों में लग जाती है और थोड़ी देर बाद फिर कमला के साथ काम पर निकल जाती है। लगातार काम करने के चलते वो हद से ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और फैक्ट्री में पैकिंग की हुई चीज़ों का बॉक्स लेकर सीढ़ियों से उतर ही रही होती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और सर पर गहरी चोट लग जाती है। कमला उसके पास भाग कर आती है। पायल, बहू आंखें खोल। हे भगवान, इसके सर से कितना खून निकल रहा है और आप लोग मेरी मदद कीजिए, इसे हॉस्पिटल लेके जाना है। कमला एम्बुलेंस को फोन करती है और पायल को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोलता है। कमला कार्तिक को लगातार कॉल करती है, लेकिन वो आराम से सो रहा होता है। कमला जैसे तैसे करके पेपर पूरा करके उसका ऑपरेशन शुरू करवाती है। थोड़ी देर बाद कार्तिक की आंख खुलती है। कमला की मिस कॉल देखकर उसे कॉल करता है। कमला उसको हॉस्पिटल बुलाती है। कार्तिक जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाता है। दुनिया में बहुत आलसी देखे हैं, लेकिन तुम्हारी तरह आलसी कहीं नहीं देखा। तुम्हारी बीबी मर गई है या जिंदा है, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंटी, हुआ क्या है? अरे मुझे तो बताओ। आंटी प्लीज बताओ ना। कमला कार्तिक को पायल के परेशान होने से लेकर उसकी फैक्ट्री में नौकरी करने तक की सारी सच्चाई बताती है, जिसे सुनकर कार्तिक को अपनी गलती का एहसास होता है और पायल के होश में आते ही वो उससे माफी मांगता है और अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने का वादा भी करता है। साथ ही पायल का ख्याल रखना भी शुरू कर देता है। सुमित अपनी बहन संजना के घर जाता है, जहाँ संजना उसे अच्छा खाना बनाकर खिलाती है। तभी वहाँ संजना का पति रोहन आ जाता है। अरे क्या बात है, आज तो साले साहब भी यहाँ आए हुए हैं। क्या हुआ साले साहब, कुछ काम कर रहे हो या अब भी यहाँ वहाँ घूमने में टाइम खराब करते हो? क्या आप भी हमेशा मेरे भाई को ताने देते रहते हो? अरे इस बार तो सुमित कितने टाइम बाद आया है यहाँ, कुछ खा रहा है, उसे शांति से खाने तो देते, आते ही ताने देने लगे बेचारे को। अरे मैं भी तो इसके ही भले के लिए बोल रहा हूँ, दिन भर यहाँ वहाँ घूमता रहता है, ये नहीं काम धंधा ढूंढ लूं। अरे काम करेगा तो अपनी जेब में पैसा भरेगा, मुझे थोड़ी खिलाएगा। जीजाजी, मैं यहाँ घूमने नहीं आया, मैं यहाँ काम के लिए आया हूँ। अच्छा तो सुमित जनाब को भी काम होता है? जरा मेहरबानी करके बताना कि आप यहाँ किस काम के सिलसिले में आए हो, हम भी तो जाने ऐसा भी कौन सा काम है जो आप कर रहे हैं। अरे जीजाजी, आप भी ना। अरे मैं यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ। मेरे दोस्त ने बताया था कि यहीं पास में एक जॉब है, तो मुझे वहीं जाना है। मैं भी खाली नहीं रहता हूँ, हर वक्त सुनाते रहते हो आप। हो गई तसल्ली, पड़ गया कलेजे को ठंडक। लो अब पता चल गया ना कि मेरा भाई भी काम करता है। अब बोलो ना, क्या बोल रहे थे मेरे भाई को? मुझे पता है इसके पास कोई काम नहीं है। अरे ये ऐसे ही हवाबाजी करता रहता है। अरे काम होता है तो अपने घर से भी कर सकता था ना, यहाँ आया है पक्का कोई तो लफड़ा है। अरे जीजाजी, आपके घर के पास पड़ेगा इसलिए यहाँ आया हूँ, और यहीं अगर आपका भाई होता तब तो आपको परेशानी नहीं होती, लेकिन मैं आया हूँ अपनी बहन के घर तो आपको परेशानी हो रही है। ये तो बिल्कुल सच बोला मेरे भाई ने। अब यही इनके परिवार का कोई आ गया तब तो ये ऐसे करते हैं जैसे भगवान ही जमीन पर आ गए हैं, लेकिन यही मेरा भाई आया है तो बस सुनाना शुरू कर दिया। अपने साले और बीवी की बात सुनकर रोहन वहाँ से चुपचाप चला जाता है और कुछ नहीं कहता। कुछ दिनों बाद रोहन बारिश में अपने ऑफिस से घर आ रहा होता है
तभी उसे रास्ते में सुमित एक लड़की के साथ दिखता है। उन दोनों को देखकर रोहन खुद से कहता है, अरे ये तो सुमित ही है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? और वो भी इस लड़की के साथ? अभी जाकर पूछता हूँ, कहीं यहाँ इसी काम के लिए तो नहीं आया। अभी इसका भांडा फोड़ता हूँ। रोहन सुमित के पास जा रहा होता है कि तभी सुमित भी उसे अपने पास आते हुए देख लेता है और साथ खड़ी लड़की मोना से कहता है, अरे मोना जल्दी से चलो यहाँ से, लगता है जीजाजी ने हमें देख लिया। वो देखो वो यहीं आ रहे हैं, अगर उनके हाथ लग गए ना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तुम्हें देखा हो फिर भी कोई परेशानी नहीं है, बस भगवान करे इस बारिश में उन्होंने मुझे ना देखा हो। अगर उन्होंने मुझे देख लिया होगा तो सच में भूचाल आ जाएगा आज मोहल्ले में। सुमित और मोना दोनों रोहन के आने से पहले वहाँ से भाग जाते हैं और रोहन उन्हें पकड़ नहीं पाता। रोहन तुरंत घर के लिए निकलता है और घर पर वो सामने ही अपने साले को लैपटॉप पर काम करते हुए देखता है, तो अपनी बीवी संजना को आवाज लगाकर बुलाता है। संजना, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारा भाई यहाँ कोई काम से नहीं आया है, बल्कि कोई लफड़ा है तभी आया है। देखा, सही कहा था मैंने। अरे अभी वहाँ रोड पर एक लड़की के साथ देखा है मैंने उसको। ये क्या कह रहे हो आप? पी के आए हो क्या? अरे मेरा भाई तो कब से यहाँ बैठकर आराम कर रहा है। आपको क्या हर जगह बस मेरा ही भाई दिखता है? ये तो कब से यहाँ बैठा है, हिल भी नहीं रहा। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने सच में रोड पर सुमित को एक लड़की के साथ देखा था। अरे जब तक मैं सुमित के पास जाता उससे पहले वो वहाँ से लड़की को लेकर गायब हो गया। आप ना मेरे भाई के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो। अरे अगर आपको पसंद नहीं है कि मेरा भाई यहाँ रहे तो मुझे बता दो, मैं भेज दूंगी इसे वापस। लेकिन ये झूठे इल्जाम तो मत लगाओ मेरे भाई पर। अच्छा हुआ दीदी अपने दोस्त के यहाँ गई थी और मैं इनसे पहले आ गया और कपड़े बदल के काम करने लगा, वरना आज दीदी और जीजाजी दोनों मुझे ना बहुत सुनाते। सुमित का झूठ पकड़ा नहीं जाता और सुमित बहुत खुश होता है, लेकिन वहीं रोहन काफी परेशान हो जाता है क्योंकि वो गलत जो साबित हुआ था। एक बार सुमित छत से सामने वाली छत पर एक चिट्ठी फेंकता है और वहाँ से मोना भी चिट्ठी फेंकती है। दोनों ऐसे ही चिट्ठियों में बात कर रहे थे, तभी वहाँ रोहन और संजना आ जाते हैं और जमीन पर कागज जो गिरे हुए थे उन्हें देखकर कहते हैं, ये क्या है? इतने सारे कागज यहाँ कैसे आए? अब ये तो बोल मत दियो कि तू पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि तूने आज तक जिंदगी में कभी किताब को हाथ भी नहीं लगाया। अब वो जीजाजी वो। अरे ये तो कल मैंने ही फेंके थे। वो क्या है ना, कल छत पे आई थी तो बस ऐसे ही हिसाब करने लग गई। उनमें से ये कागज निकले थे, साफ करना भूल गई थी मैं। अरे मोना, आज तो तुम भी छत पर हो। क्या बात है, पहले तो तुम कभी छत पर नहीं दिखी और ना ही मोहल्ले में दिखती थी। आजकल तो तुम मोहल्ले और छत पर हर जगह दिखती हो। हाँ वो भैया कुछ दिन से घर पे ही हूँ ना, तो मैंने सोचा कि थोड़ा आसपास घूम लूँ। अरे मोना, कभी हमारे भी घर आ जाया करो, हर वक्त घर पर नहीं रहा करते। हाँ आओ, घर पे सब साथ बैठकर चाय पीते हैं। रोहन और संजना को नहीं पता था कि सुमित और मोना एक दूसरे को जानते हैं और ना ही वो दोनों पता चलने देते हैं। ऐसे ही अब मोना भी उनके घर आना जाना करने लगती है। कुछ दिनों बाद सुमित और मोना एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे होते हैं। तभी वहाँ संजना आ जाती है और दोनों को ऐसे बैठे हुए देख लेती है। ये क्या हो रहा है? सुमित, तेरे जीजाजी तेरे बारे में क्या सही बोलते थे? तू यहाँ काम की वजह से नहीं बल्कि लड़कीबाजी करने आया है। तुम दोनों ने एक दूसरे का हाथ क्यों पकड़ा है? दीदी ऐसा है ना कि हाँ, मोना के हाथों में बहुत दर्द था दीदी, शायद कहीं कांटा चुभ गया था। मैं बस वही देख रहा था। मोना तुम बताओ ना दीदी को, मैं सच कह रहा हूँ ना? हाँ भाभी, सुमित सही कह रहा है, आप जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। दीदी, जीजाजी तो हमेशा मुझे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन मैंने बुरा नहीं माना। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप भी मुझे कुछ ऐसा कह सकती हो। सच में आपने मेरा दिल तोड़ दिया दीदी, बहुत बुरा लगा है मुझे इस बात का। माफ कर दे मेरे भाई, वो मैंने तुम दोनों के ऐसे हाथ पकड़े हुए देखा तो मुझे लगा कि वो सही कह रहे थे, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि तू बिल्कुल सही है। सुमित अपनी बहन को ही गलत साबित कर देता है और संजना भी उसकी बातों में आ जाती है। ऐसे ही सुमित और मोना किसी न किसी बहाने मिलते ही रहते। एक बार सुमित
जब घर में अकेला होता है तो वहाँ मोना आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। लेकिन इस बार सुमित की किस्मत खराब होती है क्योंकि दरवाजे के बाहर संजना और रोहन दोनों खड़े थे। वो दोनों की सारी बातें सुन लेते हैं। रोहन संजना को अंदर लेकर आता है। क्या हुआ संजना, अब भी कुछ कहना है तुम्हें अपने भाई के लिए? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम्हारा भाई यहाँ किसी कारण ही आया है, और देखो साले ने पटाई गर्लफ्रेंड। अरे अपने जीजा जी के आगे मुझे बोलने के लायक भी छोड़ा है क्या तूने? तुझे शर्म भी है कि तू क्या कर रहा है? अरे अब तक तो तू यहाँ वहाँ घूमता ही रहता था, और अब तो तूने गर्लफ्रेंड भी पटा ली। बस यही बचा था। दीदी आप गलत समझ रही हो। बस कर, सब कुछ सामने आ गया है और अब भी तू यही बोल रहा है कि मैं गलत समझ रही हूँ। तू जा यहाँ से, और अब तू यहाँ नहीं रह सकता। संजना अपने भाई को वापस भेज देती है, जिसके बाद अब सुमित भी अपने काम पर ध्यान देने लगता है।